प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हमारा कानून और आइन कई शराइत आयद करता है, यानी कि ऐसे लोग जो ख्वाहिशमंद हो कौमी या सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, उनको उन शराइत पर पूरा उतरना है। और आइन का आर्टिकल 62 बड़ी तफसील से इन शराइत का अहाता करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सज़ा याफ्ता है और वो चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, तो ये मुमकिन नहीं है ताकि अदालत से उसको रिलीफ ना मिल जाए, उसकी सज़ा ख़त्म ना हो जाए और उस पर डिस्क्वालिफिकेशन की जो एक कदगन है, अगर सज़ा के नतीजे में लग गई है, वो ख़त्म ना हो तब तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। आजकल हमने देखा, बल्कि कुछ माह पहले से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ फैसला आया और उनको सज़ा भी दी, उनको जेल टर्म भी दी और साथ साथ वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए, तो तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाना शुरू किया। वो था लेवल प्लेइंग फील्ड का, यानी कि जब तक उनके सरबराह को बाहर नहीं निकाल दिया जाता, उनको सियासी मुहिम या इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती, तब तक वो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है ये साफ़ और शफाफ है। बदकिस्मती से वो लोग शायद मिसगाइड करते रहे हैं लोगों को कि उनको एक अदालत के हुक्म के तहत सज़ा हुई, अगरचे बाद में एक आला अदालत ने उनकी सज़ा को तो सस्पेंड किया, लेकिन जो उनकी नाअहली थी, डिस्क्वालिफिकेशन थी, उस पर उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। तो कानून के मुताबिक अभी तक वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हैं, अगरचे वो इलेक्शन कमीशन के पास या आला अदलिया के पास जाके अपनी गुजारिश कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, और ये फिर अदालतों का काम होगा कि उनको किस तरीके से डील किया जाए। लेकिन हमने ये देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का ये नारा बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ट्रांसफ़र होकर पीपल्स पार्टी में चला गया। पीपल्स पार्टी के अपने कुछ खदशात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं इस हवाले से, जिसको वो वक्तन फ़वक्तन पब्लिकली और प्राइवेटली डिस्कस करते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं। लेकिन इंतखाबात से पहले एक बड़ी सियासी जमात का, जो माजी में एक दूसरी बड़ी सियासी जमात की सियासी हलीफ रह चुकी है, हुकूमत में रह चुकी है, इस किस्म की बातें करना इंतखाबी अमल को किस तरीके से मुतासर कर सकता है, इस पे और कानूनी नुकात पर बात हम करना चाहेंगे। आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, नायब चेयरमैन भी है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच सर। रोबीना काइम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, थोड़ा सा कानूनी नौयत का जो पहलू इसको थोड़ा सा उजागर कीजिएगा कि अगर कोई भी शख्स है, अगर वो उसको सज़ा हुई, वो नाअहल हो गया, और अगर वो उसको सियासत में कानून रोकता है हिस्सा लेने से या इलेक्शन में हिस्सा लेने से, तो फिर क्या ये मुनासिब होगा किसी भी जमात के लिए जिससे वो ताल्लुक़ रखता है कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? देखिए ना, जब कानून के मुताबिक अगर कोई कोर्ट किसी भी शख्स को सेंटेंस कर देती है और जुर्म साबित होने पे वो सज़ा हो जाती है, तो इसी तरह इनको इमरान खान को भी ये सज़ा हुई है। सिर्फ सज़ा होने के बाद एक प्रोविज़न है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 426, उसके तहत ये कहते हैं कि अगर अपील सच एंड सच टाइम में डिसीजन नहीं होती तो उन्हें ज़मानत दी जाए। और अमूमन ये देखा जाता है कि अगर थोड़ी सज़ा हो तो कोर्ट्स अलाउ कर देती हैं, उसमें सिर्फ सेंटेंस जो है वो सस्पेंड की जाती है, मुअत्तल की जाती है। जब तक वो एक्विटल नहीं होती या बरी नहीं होते तब तक मेरे ख्याल में और कानून के मुताबिक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी उनकी सज़ा ख़त्म हो गई है, मतलब उनका तो फिर उसका जवाज़ नहीं बनता कि नाअहली भी ख़त्म ना हो। ये देखिए ना, सज़ा ख़त्म होने का मतलब ये है कि एक्विटल हो गई है। ठीक, तो एक्विटल तो नहीं हुई, उन्होंने एक अपील फाइल की हुई है जो ट्रायल कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी। उस सज़ा में जब उन्होंने अपील फाइल की है तो साथ एक एप्लीकेशन दी है कि मीनवाइल इस जो हमें सज़ा हुई है उसको सस्पेंड किया जाए, तो वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं, उनकी अपील पेंडिंग है और वो उसी ट्रायल का हिस्सा है। जब उस अपील पे आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों तरफ से उसमें बहस होगी, तो फिर फैसला जब होता है, अगर तो वो इक्विट होते हैं तो फिर तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और अगर नहीं होते तो वो कन्विक्शन है, कन्विक्टेड लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये अगर कोई रिलीफ वो लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत ही उन्हें मुहैया कर सकती है, या तो वो हाई कोर्ट में रेट करें कि ये मेरी सस्पेंड हुई है जो सेंटेंस है, तो अगर ला के मुताबिक बनती हुई तो वो फिर हाई कोर्ट देखेगी।
ठीक, कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा केस है माजी में कि किसी शख्स को सज़ा दी गई हो, सेंटेंस्ड हो, या चाहे वो मुअत्तल भी हो गई हो, यानी कि वो नाअहल हो चुका हो अदालत के हुक्म के ज़रिए, फिर भी वो जाए अपील में कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो मुझे वक्ती तौर पे इजाज़त दी जाए, बाद में जब केस तय होगा तो देखेंगे? नहीं, उस अपील में हाई कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि अगर कोई वजह बनती है तो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। वैसे तो कन्विक्टेड उसमें सिर्फ आप ग्राउंड्स ये हैं कि वो सस्पेंडेड है, सस्पेंशन की सूरत में आया वो इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, वो फिर हाई कोर्ट ने फैसला करना है। अदरवाइज लॉ में एज सच कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल ठीक। जहांगीर जदून साहब, इसी नुक्ते को अगर आपके सामने मैं उठाऊं कि आर्टिकल 62 आइन का बड़ा वाजे है कि अगर कोई शख्स है उसको अदालत ने सज़ा दी, वो कॉन्विक्ट हो गया, चाहे उसकी सेंटेंस सस्पेंड हो गई है फॉर अ टाइम बीइंग, लेकिन नाअहली बरकरार है क्या वो शख्स अदालत से रुजू कर सकता है या ये कह सकता है कि जी इलेक्शन होने वाले हैं तो मुझे इजाज़त दी जाए, जब केस का फैसला होगा तो फिर इसके मेरिट डीमेरिट को देख लिया जाएगा, या उसको जब तक ओरिजिनल जो केस है या सज़ा है, जो फैसला है, उस पर रिलीफ नहीं मिलता अदालत से, तब तक वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल ही रहेगा? नहीं, देखें, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो नाअहली है वो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है और किस लॉ के तहत है। अगर आपने 62(1)(f) की जो नाअहली है वो डिफरेंट है, उसके अंदर भी दो कैटेगरीज है। एक ये कैटेगरी है कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) की प्रोसीडिंग की है, इस तरह मियां नवाज शरीफ का केस है, जहांगीर तरीन का केस है, या और इस तरह के काफ़ी केस है, वो डायरेक्ट उनको सजा दे दी है, उनको 62(1)(f) में फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया है। एक ये नाअहली है कि आर्टिकल 63 के तहत आप 5 साल के टर्म के लिए नाअहल हैं कि अगर आपको कोई कन्विक्शन हो जाती है, वो जब तक वो आपकी कन्विक्शन बरकरार रहती है वो नाअहली बरकरार रहेगी, वो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि आपकी कन्विक्शन जो है वो सेटिस्फाइड ना हो या आप एक्विटल ना हो जाए। सज़ा से जो सस्पेंड होती है ये कोई एक्विटल नहीं होती, ना ही वो उसका कोई, या तो जजमेंट सस्पेंड करे तो आप फिर इसमें आपको डिस्प्यूटेड चीज़ आ सकती है कि मेरी जजमेंट सस्पेंड हो गई है तो अब मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, इस पर कोर्ट फैसला कर सकती है। लेकिन जब तक आपकी जो कन्विक्शन है वो मेंटेन है, वो नहीं सस्पेंड है। सजा और जो जजमेंट और कन्विक्शन की वो दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक। तो उसमें अगर आपकी जजमेंट सस्पेंड नहीं है तो उसमें आपको फिर जो है जो आर्टिकल 63 के मुताबिक जितनी 5 ईयर टर्म की आपकी नाअहली है वो बरकरार रहती है। तो फिर 62(1)(f) में 62(1)(f) का इस तरह हुआ है कि 62(1) में जो इलेक्शन एक्ट था 2017 का, उसकी सेक्शन 232 के अंदर तरमीम कर दी गई है, क्योंकि 62(1)(f) के अंदर कोई पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब नहीं था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ कर दी, जो मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है, फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट है कि सारी जिंदगी आप बंदे को कहें आप डिस्क्वालीफाई आप इलेक्शन नहीं। लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम ने तो उसको तस्सी कर दी ना, उसको जो है वो सिंपलीफाई कर दिया। वो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने 232 जो सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट करके उसकी आप डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल कर दी है। बिल्कुल, तो अगर किसी को 62(1)(f) के तहत लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया था तो अब वो भी 5 ईयर टर्म जो है अगर उनकी पूरी हो गई है तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। अच्छा, अगर आपकी बात को मैं तो समझ गया हूं और उम्मीद करता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें, तब तो उनका शिकवा ना तो इलेक्शन कमीशन से बनता है, ना निगरान हुकूमत से बनता है, ना अपनी हरीफ सियासी जमात से बनता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो वो बात कर रहे हैं, वो तो सरासर ये कानूनी नुक्ता है। यानी अगर अदालत आला अदलिया जो है उनको रिलीफ देती है इस सूरत में, तब वो बिल्कुल अहल होंगे और इलेक्शन भी लड़ पाएंगे, लेकिन अगर नहीं होता तो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो नहीं लड़ सकते। ऐसी बात है सर? नहीं, वो तो बात बिल्कुल की ठीक है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड देखो किसी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, वो तो हर पार्टी कहती है मैं इससे पीछे न रहूं, अगर इसको ये प्रिविलेज है मुझे भी मिल जाए। अब वो समझते हैं प्रिविलेज है, हालांकि जो नवाज शरीफ है उसकी अगर सजा देखें ना, अगर खत्म हो रही है या एक डिपार्टमेंट आके वॉलंटियरली कह रहा है जी कि हमने केस गलत बनाया है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए ना। अगर एक बंदा आगे कहता है जी जो प्रोसिक्यूशन आपको पता है इसमें तो नैब केस भी विड्रॉ कर सकते थी, लेकिन इसमें टेक्निकल इशू ये था कि ये रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे फाइल हुए। अगर नैब ने खुद रेफरेंस फाइल किया होता तो नैब के पास चेयरमैन नैब और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट वो किसी वक्त जो है वो रेफरेंस विड्रॉ कर सकते हैं। कई ऐसे केस होते हैं ऑर्डिनरी प्रोसिक्यूशन में भी, अब गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे केस बनते हैं तो जब उनकी अच्छा सर, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, गवर्नमेंट को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं अदालतों में, अगर एक इदारा आके कहता है जी कि हमने तो केस ही गलत बनाया था,
तो क्या उस दौर के उन लोगों से क्या अदालत बुला के ये नहीं पूछ सकती कि जनाब आपने ये जो केस बनाया था, इस शख्स की आपने जगहसाई की और उसके बाद उसको सज़ा दिलवाई या उसके साथ जो भी किया, तो आप तो पहले जवाब देना कि केस गलत बनाया क्यों था। अब आके ये कह देना से क्या आप समझते हैं कि बरी उस जिम्मा हो जाएंगे? नहीं, इस तरह की प्रोविजन ये नहीं कि अदालत खुद बहुत नहीं पूछ सकती। उसका ये एक सोल्यूशन ये होता है कि आप किसी को मलिशियस प्रोसिक्यूशन के में उसका दावा कर सकते हैं या उसको सू कर सकते हैं। अब क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर तो 182 की कार्रवाई हो सकती है, इसको आप उर्दू में 182 कहते हैं जी, इसने मुझ पे गलत केस बनाया था। उसमें भी बड़ी कम 6 महीने की सजा है। इसमें चाहिए पार्लियामेंट को कि ऐसा लॉ बनाए कि जो बंदा किसी पे गलत केस बनाए उसी नोयत का, उसी सेक्शन के तहत उसी सजा का केस उस बंदे के खिलाफ बनना चाहिए और उसके अंदर बिल्कुल डैमेजेस जो है डिस्क्राइब होने चाहिए। बिल्कुल ठीक, मैं वापस आता हूँ सर। बिल्कुल आपका नुक्ता बिल्कुल रिकॉर्ड पे आ गया। रुबीना कायम खानी साहिबा, पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बयान एक दिया है, मैं थोड़ा चाहूँगा उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि वो कहना क्या चाह रहे थे। समटाइम्स बिटवीन द लाइन्स बातें होती हैं या एक जुमला होता है जो समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि जी जो सियासत में बुज़ुर्ग लोग हैं उनको थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए। वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, इससे मुराद क्या है उनकी? कायम खानी साहिबा। देखिए, मैं ये कहूंगी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? टोटल लाहौर में 14 हैं, लेकिन ये 5वां है और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर काना वाला भी हम ओपन कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको कल का किस्सा सुना देता हूँ। कल रात क्योंकि पिछले दिनों से ये ड्राइविंग लाइसेंसेस के ऊपर काफ़ी सख्ती हुई है, उसकी वजह से लोग, अच्छी बात है, लाइसेंस बनवा रहे हैं और मेरा मशवरा है जल्दी बनवा लें, बिकॉज़ अगले दिनों में फ़ीस इसकी जो है वो रिवाइज़ होने लगी है। तो मेरा अल्लाह सुबह जो है वो जाने का मौका मिला खिदमत मरकज़ जो है लाहौर वाला। आप यकीन करें 300-400 बंदा उस टाइम पे वहाँ मौजूद था और लंबी लाइनें थीं, सारा कुछ था। फिर रात को सुबह CTO भी वहाँ पे रहे सुबह तक और उससे पहले डॉक्टर साहब भी वहाँ जा चुके थे। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी बात है ये कि लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं, बिकॉज़ अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आप वही फ़ीस जो आपने उसमें देनी है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ीस आप जुर्माने की हद में देंगे। तो अब एक दिन में 16,000 लाइसेंस बने लाहौर में, सिर्फ लाहौर में। तो ये भी रिकॉर्ड है। और अभी ACS होम ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया। मेरा भी कोई 5-4 दिन बाद एक्सपायर हो रहा था, मैंने भी अपना भी नया लाइसेंस बनवाया अंदर। तो हर एक को लाजमी है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे वो आम पब्लिक का नुमाइंदा है, अपना लाइसेंस ज़रूर बना लें। और फिर मशवरा है कि 18 साल से कम उम्र के लोग, बच्चे जो हैं वो गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज़ अभी सख्ती है और चाहे वो 1 वे की खिलाफ वर्जी है तो गाड़ी और मोटर बाइक बंद हो रही है। अगर कोई 18 साल से कम है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, फिर अदालत से जाके छूटना पड़ेगा। तो ये मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर हमने सड़कों का माहौल ठीक करना है, आज भी लाहौर में 250 एक्सीडेंट रोज़ हो रहा है जो बहुत ज़्यादा है। हम आप में कोई भी इस चीज़ से गुज़र सकते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करें कि हम जितने ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकते हैं करें। और उसमें मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम लोगों को उसके ऊपर जितना ज़्यादा अवेयरनेस कर सकते हैं करें। बाकी स्पेशल इनिशिएटिव के जो पुलिस स्टेशन हैं वो 737 जो हैं, 737 ही है ना, 737 के 737 पे पूरे पंजाब में काम चल रहा है। कल थाना सदर गुजरांवाला का विज़िट किया था हम लोगों ने, कमाल का था। फिर लाहौर की टीम भी सुबह सुबह गई, रात को गई, जाके देख के आई। तो आपको अगले दिनों में, कुछ हफ्तों में पंजाब के सारे पुलिस स्टेशंस, कम से कम जो पहला फेज़ है थाने का, वो आपको फ़र्क शक्ल में नज़र आएगा और सारे के सारे पुलिस स्टेशन में नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ जो डॉक्टर साहब जिस दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हैं वो पुलिस के रवैये पे कर रहे हैं। थाना सिर्फ ठीक नहीं करना, पुलिस का रवैया ठीक करना है। और मेरा ख़्याल है कि ये जिस तरह का ये सेंटर है, जब इस तरह के लोग बैठ के पब्लिक को डील करेंगे तो वो जो एक मशहूर था थानेदार कल्चर वो ख़त्म होगा।
और वो ख़त्म करना ज़रूरी है। उनकी ट्रेनिंग के ऊपर डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे तवज्जो दे रहे हैं। लाहौर में मैं आपको आज भी कह सकता हूँ डेफिनेटली लोगों का होता है क्राइम के ऊपर, और 1.5 का डाटा भी वैसे अब डिक्रीज़ हुआ है क्राइम के लिहाज से। लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा कि ट्रैफिक के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, पीपल पार्टी अभी रिसेंटली हमारे साथ एलाई पार्टी थी, और मैं ख़ुद असम्बली में था जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो पीपल पार्टी के ज़्यादा करीब हैं, हमसे ज़्यादा करीब रहे एज अ प्राइम मिनिस्टर बनस्बत PMLN के। ये इनकी अपना स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने कौमी असम्बली में दी है। फिर ये बार बार कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती। इस किस्म का बयान कि लाहौर का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा और लड़काना का होगा या नहीं होगा, मतलब ये किसी पूरे पाकिस्तान में से जहाँ से लोग जिसको चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना। तो ये बात पीपल पार्टी की मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पार्टी है, उसको ये नहीं कहनी चाहिए, उसको वो बात करनी चाहिए जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल हो। आए सेंट्रल पंजाब में मैंने देखा है शहजाद कि उन्होंने कोई जलसा ही नहीं किया। आए ना हमारे इलाकों में कुछ जलसा करें, लोगों को कन्विंस करें, अपना मैनिफेस्टो दें। हम सबको चाहिए कि बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ है, अगर उनको कोई एतराज़ भी है तो हम हमारे साथ बैठे ना, बताएं कि उनका क्या एतराज़ है, उनके पास क्या सबूत है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तो मैं समझता हूँ हमें भी नहीं मिल रही। अच्छा, लेकिन इसमें आपका शायद कैसर अहमद शेख साहब हो सकता है इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई कसूर नहीं है, आप बिल्कुल नेक नियति के साथ चल रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए। लेकिन इस तासुर को तकवीयत उस वक्त मिलती है कि वो लोग जिन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ को जितवाने में एक किरदार अदा किया था, आज वो मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बन रहे हैं। शायद इस वजह से भी लोग जो हैं ये तासुर कायम कर रहे हैं कि जी आपको कोई मतलब ये कि इजी आपके लिए है चीज़ और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लोग ये तासुर कायम कर रहे हैं शायद इस बुनियाद पे। मुझे नहीं पता आप किन लोगों का हवाला दे रहे हैं कि जिन्होंने जितवाने में हिस्सा लिया था वो हमारे। देखिए सारी पार्टियां ओपन है हर एक के लिए, जिस पार्टी में कोई जाना चाहे पाकिस्तान में हर कोई जिसको पसंद करता है उसको ज्वाइन कर सकता है। अब अगर जो पॉपुलर पार्टी होती, देखिए मैं आपको शहजाद बताऊं, मैं पॉलिटिशियन हूँ, 31 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पे लड़ता हूँ और 7वां अभी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि जब भी किसी जगह कोई महसूस होता है कि फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ कैंडिडेट जीतने वाला है या उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरे जो न्यूट्रल होते हैं ना लोग या जो साइड लाइन होते हैं वो भी उनको राब्ता करते हैं, उनके पास आ जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये तो हमेशा हर इलेक्शन में आप किसी बार एसोसिएशन का इलेक्शन देख लें, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो मौजूदा पॉपुलैरिटी है उस बिना पर अगर ये लोग शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 2018 में पॉपुलैरिटी की ही वजह से वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। नहीं देखिए बात सुनिए, आप तो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं ना। अब मुझे नहीं पता किन लोगों की आप बात कर रहे हैं। इलेक्टेबल जो होते हैं ना वो भी इसी तरह एक दो चीज़ें होती है ना, वो भी यही देखते हैं हवा किधर है। और जब देखा जाता है जी इलेक्टेबल, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि इलेक्टेबल जो पार्टी उनको लगता है कि इस बार हुकूमत बनाएगी, इलेक्टेबल के अपने वोट हैं। असल में शहजाद हम पार्टियों जो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं ना, इलाक़ों में ऐसा होता नहीं है। शहरों को छोड़ के जो बाकी इलाके हैं ना उनमें 10-15% वोट तो पार्टी के होते हैं, बाकी उन लोगों के भी होते हैं जो दिन रात करीब रहते हैं अपने लोगों के और उनको सर्व करते हैं। लेकिन बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब की इतनी पॉपुलैरिटी है, उन्हें तो जरूरत ही नहीं है किसी भी इलेक्टेबल की। वो तो किसी आम शख्स को भी अगर टिकट दे दें तो वो भी जीत जाएगा, फिर इलेक्टेबल्स की जरूरत क्यों पेश आ गई?
जी मैं ये नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ज़रूर मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े पॉपुलर हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इलाकों में जो सर्विस देता है, जो काम करता है, जो लोग दिन रात उनकी गमी खुशी में शिरकत करते हैं, उनका बड़ा वेटेज होता है। सिर्फ पार्टी से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते, ये ज़रूरी है। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ही यही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में फिर इंडिविजुअल उस कैंडिडेट की तो पोजीशन ही नहीं बनती। अगर सिर्फ पार्टी के सरबराह की वजह से ही सारे वोट मिल जाए तो फिर तो ये मुमकिन नहीं है ना। वेरी राइट। कैसर अहमद शेख साहब, एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैं आपको वापस आता हूं, लेकिन ब्रेक से पहले जहांगीर जदून साहब आपसे एक सवाल है। सवाल ये कि अभी जिक्र हो रहा था इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है और वो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको 5 साल में तब्दील कर दिया गया। अब कुछ लोग हैं, उनका ये मानना है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के जो मुखालिफिन हैं सियासी, वो ये कहते हैं कि जी अगर उन्होंने हिस्सा, पहले तो हिस्सा नहीं ले सकते मियाँ साहब, अगर उन्होंने लेना है तो उनको अल्टीमेटली अदालत से रुजू करना पड़ेगा। नून लीग की जो कानूनी टीम है वो ये कहती है उस तरमीम के बाद उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो अदालत से कोई फैसला लें और उसके बाद अपने कागजात जमा कराएं। आपकी क्या राय है इसमें, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी तो यही राय है कि अब जब लॉ बन चुका है तो उसमें रिसेंटली अभी देखें ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी दुनिया ही कह रही थी, जो पीटीआई वाले हैं, बाकी वकला भी, कि ये जी लॉ वैलिडेट नहीं हो सकता जब तक आईनी तरमीम न की जाए। तो इसमें उनका ये जवाब इसलिए वो कहते हैं जी 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है, लिहाजा कोई लॉ जो है उसको अमेंड नहीं कर सकता। हालांकि ये चीज़ नहीं है। देखें ना, जो अब की सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट को जो सुपरमेसी है, जो सोवरेनिटी है पार्लियामेंट को, उसको मनोहन तस्लीम कर रही है। वो कहते हैं पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। अगर वो कानून साजी कर देती है तो फिर मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी एनालॉजी पे वो जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट है इसकी जो तरमीम की गई है, सुप्रीम कोर्ट को इसको एक्सेप्ट करेगी और इसमें मेरे ख्याल में जो भी बंदा जाएगा कोर्ट में, अपोजिट पार्टी जाएगी, जो जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो तो उनको कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे। अगर खुदा खास तक किसी ने उन पर ऑब्जेक्शन कर दिया नहीं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो फिर ज़ाहिर मैटर कोर्ट में लैंड करेगा। एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दें जहांगीर साहब, एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दें कि आइन में जैसे आपने कहा कि 62(1)(f) के तहत कोई उस सज़ा के जो उसकी मुद्दत है उसका तयन नहीं है, जी डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दत का तयन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में उसको लाइफ टाइम डिक्लेयर कर दिया। अब आइन में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी तशरीह करनी है या उसको एक्सप्लेन करना है या उसको फर्दर उसको आगे दिखा, मतलब उसको कानून में लेके आना है, तो उसका वाहिद हल यही है कि पार्लियामान उस पर कानून साजी करे उस आइनी प्रोविजन के तहत, या कोई और इसका दूसरा भी कोई हल होता है? नहीं, दूसरा हाल तो है ही नहीं ना। देखो, अगर तो उसकी मियाद वहां पे मुकर्रर होती ना 62(1)(f) पे कि ये बंदा डिस्क्वालीफाई है 10 साल के लिए, जी। तो फिर आप सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको आईनी तरमीम करनी पड़ती कि 10 साल को हम 5 साल करते हैं, या वहां पे अगर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होती तो फिर आप उसको आईनी तरमीम के जरिए अमेंड। अब आइन के अंदर तो प्रोविजन मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में भी, फैसल वाडा का केस हुआ है, उसका 62(1)(f) पे लाइफ डिस्क्वालीफाई था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये बड़ी ज्यादती है, इसको 63 में कन्वर्ट करके उसको 5 साल कर दिया है। तो बाकी यानी कि आइन जहां पे खामोश है वहां पे एक सिंपल लॉ जो है वो उसको उसकी तशरीह कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। जहांगीर जदून साहब, आपका शुक्रिया। मुझे बताया गया कि आपने शायद जाना है। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हारून रशीद साहब से इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये किस किस्म का भौचाल है तहसीन पाशा? कौन किसके नक्शे कदम पर चल रहा है और कौन निशानात को मिटा रहा है, सब कुछ मावराए अक्ल है। सुल्तान ने तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जिसका डर था वो हो चुका है, वो सब जासूस हैं। क्या आपका ट्रेन में मौजूद उस आदमी के कत्ल से कोई ताल्लुक है? जब वक्त आएगा तो जवाबात मिल जाएंगे। जब हमने उनमें से एक ओहदेदार का संदूक खोला तो उसमें बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम से मुतालिक आलात थे। हम पर एतमाद कीजिए, रियासत के लिए हमारी शुक्रिया। मेरी रकम वो यकीनन मनियाज को अगवा करने के लिए आएंगे। मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम जान पाओगे कि अशरफ अजीज कौन है। मनियाज जिंदान से फरार हो गया। किसने फरार किया? पाशा। कौन है जो आपको हराना चाहता है? ये कैसे हो सकता है पाशा? तुमने मेरे एतमाद को हासिल कर लिया है। तुम मुझे देख सकते हो। मेरा चेहरा ही मेरा सबसे बड़ा राज है।
के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हारून रशीद साहब वक्फे से पहले जहांगीर जदून साहब जो बात कर रहे थे वही नुक्ता मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको थोड़ा फर्दर एलेबरेट कर दें कि आइन के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन थी यानी कि उसमें उसका सज़ा मुद्दत का तयन नहीं था तो इलेक्शन एक्ट के बाद वो कर दिया। इस पर दो मुख्तलिफ आरा लोगों की हैं, लेकिन ज़्यादा हमने देखा जो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स हैं यानी कि आपकी फ्रेटर्निटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ये पार्लियामान का इस्तेहकाक था अगर उन्होंने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। डेफिनेटली देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई मियाद नहीं दी गई कि कितनी टर्म के लिए या कितने पीरियड के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन। ये कोर्ट्स के ही आर्डर थे, कोर्ट में ही पहले लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आर्डर कर दिया कि 5 साल से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। और फिर अब जब एक्ट बन गया है तो एक्ट अभी तक इनफील्ड है, वो चैलेंज नहीं हुआ। या तो एक्ट चैलेंज हो जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी ओपिनियन दे दे, वो एक अलग बात है। और जब तक एक्ट जो कहता है वो इनफील्ड रहेगा, वही प्रिवेल करेगा। उस वक्त की चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जब ये फैसला दिया और ताहयात नहली की इसमें बात आ गई तो अमूमन जब इसकी होता है जज साहिबान के सामने केस होता है, आप लोग उस पर आगू करते हैं तो ज़्यादा इस पर क्या होता है कि तो मैक्सिमम एक सेंटेंस हो गई ना। अमूमन देखा है कि जो एक सामने मुल्जिम है उसको अक्सर ये भी कहते हैं कि फेवरेट होता है वो कोर्ट का जब तक उसको सज़ा ना मिल जाए। फिर ये फैसला जब आया तो आपकी मतलब ये कि बार ने या आपकी कम्युनिटी ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया? देखें ना, हमेशा ये देखा जाता है कि जो एक्यूज या मुल्जिम जो होता है जब वो सेंटेंस हो जाता है तो कोर्ट इस तरह डेथ पेनल्टीज़ भी देती हैं। लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, वो फिर हाई कोर्ट उसे लाइफ में भी कन्वर्ट कर सकती है, बरी भी कर सकती है। उसको ज़्यादा नहीं सज़ा दी जाती। कानून ये कहता है कि अगर जो उसकी सज़ा बनती है कोर्ट्स उसको उस सज़ा से कम सज़ा दें, लीनियट व्यू लें, और वो कोर्ट्स लेती भी हैं। डेथ पेनल्टी ख़त्म हो गई, लाइफ हो गई तो एक मेजर पेनल्टी ख़त्म हो गई। तो साकिब निसार साहब तो अपनी मर्ज़ी से काम करते थे, वो कानून की मर्ज़ी से तो काम उन्होंने किया ही नहीं कि अगर ऐसा व्यू उनका होता कि वो लिबरल व्यू होता है जो कोर्ट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सारों का राइट हो, पॉलिटिकल राइट हो। ये जो 3 टियर ऑफ जस्टिस सिस्टम जैसे है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये क्यों रखा जाता है या क्यों रखा गया हमारे सिस्टम? देखिए ना, लोअर कोर्ट का मतलब होता है कि ट्रायल वहाँ पे होंगे, ठीक हो गया, वहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड होगी, फेयर इनफ, वहाँ एविडेंस सब जो भी एविडेंस है वो रिकॉर्ड पे आएगी, वो रिकॉर्ड पे आने के बाद वो लोअर कोर्ट अपना फैसला करेगी। और अगर उसमें कोई खामियाँ हैं तो वो फिर जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो हायर कोर्ट में चली जाती है कि ये इन ग्राउंड्स पे ये सज़ा गलत है या ये भरी होना गलत है। दोनों पार्टियां जा सकती हैं। राइट। तो जब वो कोर्ट देखती है कि ये एज़ पर लॉ है, जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनकी रोशनी में या कानून की रोशनी में वो देखा जाता है, और अगर उसमें भी कोई खामी है तो फिर यानी कि वो अगर हाई कोर्ट के फैसले भी सेटिस्फाई ना हो एग्रीव पार्टी तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। लेकिन अगर कोई ये जो 2 फोरम्स अगर मतलब यानी कि 3 फोरम्स हो गए ना, 3 में से अगर 2 फोरम्स अवेलेबल ही ना हो किसी शख्स पे, यानी कि 184(3) के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया और फैसला सुना दिया तो अब क्या ये उनका कहना बजाने हो सकता है, अगरचे उसके पास कोई रेमेडी ना हो फिर भी कि जी मुझे मौका तो मिलना चाहिए था कि मैं फर्दर कोई अपील कर देता है या अपनी कहीं मेरी सुनवाई हो जाती? देखें ना, बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही। भुट्टो साहब की जो ट्रायल हुआ था वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में सुना गया था, डायरेक्ट हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया था कि आप ही सुने। अगर उनका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट में होता तो उनके पास एक अपील की अपॉर्चुनिटी थी। चूँकि उन्होंने ये सज़ा देनी थी और ये कुछ करना था, इसलिए उन्होंने एक फॉर्म भी ख़त्म किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी रोल आपने देखा है उसमें जिस तरह सज़ा हुई है। और वो जजमेंट आज तक किसी और केस में एज एन एग्जाम्पल पेश नहीं होती कि जी 109 में उन्हें पनिशमेंट हुई थी, डेथ पेनल्टी हुई थी तो इसको भी 109 में करें। कभी किसी वकील ने किसी अदालत पेश नहीं की, नज़ीर नहीं दी उसकी, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती।
इसलिए कि उसमें एविडेंस ही ऐसी थी, उन्होंने तो बस अपना जोर लगाना था वो लगा दिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जजमेंट के अच्छा या बहुत ज़बरदस्त होने का मतलब उसी वक्त पता चलता है कि वो कितनी दफ़ा कोर्ट हुई है, उसकी नज़ीर वकला ने कितनी दफ़ा बाद में दी है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, वो हम सारी कोर्ट्स में देते हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट्स में देते हैं, और वो फिर लोअर कोर्ट पे अफेक्ट भी करती है। फ़र्ज़ करें अगर आप भुट्टो साहब के केस का हवाला अपने किसी केस में दे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा? डेफिनेट नहीं, वो कोर्ट्स उसे मानती ही नहीं कि ये इसमें एविडेंस हुई है कि नहीं हुई। ठीक, चलें मैं और वो इसीलिए अभी तक चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल दुरुस्त। रुबीना कायम खानी साहिबा, जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गया था कि एक तरफ पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि जी हम वज़ीर आज़म हमारी पार्टी का होगा, यानी कि वो खुद बनेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, यहाँ तक भी बात आई। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा हमें समझा दें कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अभी मेरे भाई ने बात की कि जिसका जो इलेक्टेबल्स हैं, मर्जी है कि वो जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको मुश्किल का दौर याद हो तो में भी एक पेट्रियट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत वो किसी ना किसी तरह से प्रेशर करके और जो है उनको उनका एक ग्रुप बनाया गया था और उनको जो है मुशर्रफ की गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया गया था। और इसी तरह से आप 2018 का इलेक्शन भी देख लें कि जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ उनका अपना तो कोई भी वो मतलब जो जितने भी थे वो इलेक्टेबल्स वो किसी ना किसी पार्टी से थे, क्यू लीग के थे, कहीं कोई नॉन लीग का था, कोई कहाँ का था, कोई कहाँ था, वो उसी तरह से वो पार्टी भी बनाई गई। फिर आप देखें कि अभी जो रीसेंट नवाज शरीफ साहब का जो दौरा था बलूचिस्तान का, उसमें उन्होंने बहुत यही नॉन लीग वालों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था जब एक बाप ग्रुप बना था। और एक मरियम नवाज साहिबा की एक वो स्टेटमेंट है कि कभी माँ से बनती है, कभी बाप से, और वो एक कोई बच्चा पैदा होता है और फिर वो जो है उसको हुकूमत का हिस्सा बनाया जाता है। तो आज वो उन्हीं जो बाप ग्रुप अभी कैसर अहमद शेख साहब ने एक बात की है, उसको मैं चाहूँगा कि ज़रा उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखें। और उन्होंने बड़ी रियलिटी पे, बल्कि ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड ये बात है कि ठीक है बहुत से इलाकों में, ख़ासतौर पे शहरों में पार्टी का वोट होता है, लेकिन जहाँ पे ट्राइबल सिस्टम ज़्यादा है वहाँ पे इंडिविजुअल या बरादरी का वोट बड़ा मैटर करता है। तो ये भी तो हमारी सियासत का, अच्छा कह लें बुरा कह लें, एक हिस्सा है और इस पर सब लोग बात करते हैं। आपकी भी यकीन ख्वाहिश होगी कि मजबूत उम्मीदवार आपकी जमात में शामिल हों। देखिए, मैं ये कहूँगी कि शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन प्रेशर करके किसी को शामिल करवाना वो एक दूसरी बात है। बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं समझती हूँ कि माजी में हम सबको नज़र आती रही हैं और अभी भी आपको नज़र आ रही हैं। हम अब अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे, आप अगर देखें उनके जितने भी दौरे हो रहे हैं, जितने भी उन्होंने कन्वेंशंस किए हैं, आप उसमें लोगों का जो जोश है, जो लोगों का जो मतलब मजमा है और जिस तादाद में लोग जो है वो जलसे में और कन्वेंशन में शामिल हो रहे हैं, तो वो बता रहा है कि हाँ जो है अवाम का साथ किसके साथ है, अवाम जो है वो किसको चाहती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो अच्छा है लेकिन देखें आप अभी आपने बात की शामिल होने की या जो इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। इलेक्टेबल कहना है सियासतदान हैं, सियासत करते हैं, जीत के आते हैं। अगर ऐसी बात की जाए तो असूली बात की जाए तो असूली तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की उस दौर में बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म ही नहीं होनी चाहिए थी। उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप का एक किरदार था और जैसे वो हुकूमत ख़त्म हुई, वो जमात कायम हुई, तो इसमें आप नहीं समझते कि आप लोगों ने भी उस वक्त ज्यादती की? ना करते आप? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस तरह से आप नवाज शरीफ साहब ने या मरियम साहिबा के स्टेटमेंट्स आते रहे ना एक उस ग्रुप के लिए, आप फिर उसी ग्रुप को जो है वो शामिल करते हैं, तो वो तो फिर आपकी कोलो फेल में तादाद है। आप लोग जो रसूली सियासत करते हैं, आप लोगों ने उस ग्रुप को फिर क्यों इस्तेमाल किया नून लीग के खिलाफ? देखिए, वोट मैं ये कहूंगी कि अगर कोई भी ज़मीर के मुताबिक अगर वोट देता है तो उसने हमें सेनेट में अगर वोट दिए हैं तो इसमें हम उनको मना तो नहीं करते कि आप वोट नहीं करें आप हमें। जी बिल्कुल सही। कैसर अहमद शेख साहब, अब सवाल ये है कि
अगले माह के शुरू में इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा और फिर बाज़ाब्ता तौर पे मुहिम का भी आगाज़ होगा। अगरचे मुहिम चल रही है, सारी सियासी जमातें इस पर बात कर रही हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग का बहुत ज़्यादा फोकस है अलाइंसेस क्रिएट करने में, चाहे बलूचिस्तान हो, फिर मियाँ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई, उस पर भी बात हुई, JUI आपके करीब है इस वक्त। क्या आपका मुकाबला इन तमाम तरह अलाइंसेस के साथ पीपल्स पार्टी के साथ होगा, क्योंकि ये भी तलात आ रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए? शहजाद मियाँ साहब ने तो बड़ा, जब आए हैं अपने पहले जलसे में ही उन्होंने कहा है कि हम तमाम पाकिस्तान की पार्टीज़ के साथ बातचीत करेंगे, उनको साथ लेके चलना चाहते हैं हम। जो असल में पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हुई है ना पिछले सालों में, उसने पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे यहाँ मेंटेन नहीं हुआ। देखिए, ये किसी भी मुल्क में इस किस्म की इतनी सख्त इख्तलाफ हो सकता है पॉलिसीज़ पे, अपने अपने मैनिफेस्टो पे, लेकिन हमने जो ज़ाती रंजिशें बना के एक दुश्मनी की नोयत कर ली ना, उससे पाकिस्तान ने बहुत नुकसान किया है। देखिए, इस वक्त दुनिया में नहीं एक मिनट, एक सवाल यहाँ पे, एक सवाल पोलराइजेशन पे क्वेश्चन कैसा है शेख साहब, हियर मी आउट। आप में पोलराइजेशन की बात करते हैं, सो देयर वाज नो पोलराइजेशन बिटवीन JUI एंड PMLN, या MQM और PMLN के इतने ताल्लुकात ख़राब नहीं थे। वो तो एक सियासी जमात जिसको आप मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं पोलराइजेशन का। अगर आप सारी जमातें जो PDM का हिस्सा भी थी वो इकट्ठी हैं, तब क्या आप जनरली समझेंगे कि पोलराइजेशन ख़त्म हो गई? एक ऐसी एंटिटी जो पोलराइजेशन फैला रही थी बकौल आपके, अगर वो सारे प्रोसेस से बाहर रही, यानी कि जो आप रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस चला रहे हैं, फिर आप समझेंगे कि पोलराइजेशन ख़त्म करने में आप कामयाब हो जाएंगे? देखिए, आपने पहले ही ये बात की कि जो तो कन्विक्टेड हैं, कोई भी किसी पार्टी का कोई शख्स कन्विक्टेड है, उसको छोड़ के बाकी तमाम पार्टियों से या उनके ख्यालात के साथ डिस्कस हो सकता है, वो आपस में बातचीत हो सकती है। हम तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि इकानमी का हम चार्टर करना चाहिए, चार्टर ऑफ इकानमी होनी चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा। आज भी हम वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह मुश्किलात से घिरा हुआ है, देखिए शहजाद, इस वक्त दुनिया में 65 करोड़ बंदा गुर्बत की लकीर के नीचे है। उस वक्त उसमें ये 65 करोड़ में से 9.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। यानी दुनिया की हमारी आबादी तो है 3%, लेकिन इन जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं उसकी आबादी दुनिया के 15% हमारी है। छठा हिस्सा दुनिया के गरीब लोग हमारे यहाँ बस रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल क्या दिया, पोलराइजेशन कैसे खत्म करेंगे? क्या सिर्फ लाइक माइंडेड जमातों को साथ मिलाने से पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ? हम तो कह रहे हैं, देखिए मियाँ साहब तो ओपनली कह रहे हैं कि हम सब के लिए हम बातचीत करेंगे और करना चाह रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई एक पार्टी इस तरह नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोग बैठ के गुफ्तगू शुनीद करें और कोई ना कोई मिनिमम रख लेना जहाँ पे इत्तफाक हो। देखिए, अगर तो सिर्फ मानना ही नहीं है, अगर तो बैठना ही नहीं है किसी को, वो तो कुछ किया नहीं जा सकता। अपनी तहीं हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के तमाम जो लाइक माइंडेड लोग या जो कि पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तमाम फील्ड में, वो मिलजुल के डिस्कस करें। लेकिन कैसर साहब, जो मैं जिस नुक्ते पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, रुबीना खान फानी साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा कि इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल बना देना कि इलेक्शन के नताइज को अगर आपके हक में ना आए तो आप उसको कबूल करने से इनकार कर दें, ये कितना नामुनासिब होगा? जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात कर रही थी और जो पीपल्स पार्टी के बयानात हैं उनसे भी कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं। तो आपके ख्याल में पोलराइजेशन सिर्फ उस सूरत में नहीं ख़त्म हो सकती कि इलेक्शन का नतीजा कुछ भी हो, आपने एतमाद किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, आप उस नतीजे को कबूल करें, मैंडेट को तस्लीम करें और आगे बढ़ें? क्या यही वाहिद हल नहीं है इसका, बजाय इसके कि आप गुफ्तगू करते रहें और नशिस्तों पे नशिस्तें करते रहें? कैसर साहब, इसके बाद आता हूं मैम आपके पास। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पड़ोस में 18 इलेक्शन हो चुके हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 6 गुना आबादी है उस मुल्क की। उनके यहाँ कभी कोई जो इलेक्शन हार जाता है वो कबूल करता है। हमारे यहाँ किसी इलेक्शन को कबूल नहीं किया गया। इलेक्शन भी हमारे यहाँ फेयर नहीं हुए। इलेक्शन फेयर भी होने चाहिए, फेयर होता हुआ नज़र भी आना चाहिए,
और तमाम पार्टियों को पहले बैठ के ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इससे तो फिर कुछ भी नहीं, कोई भी इलेक्शन होगा उसने अगर हारने वाले ने मानना ही नहीं है तो मुझे बता दीजिए कि और क्या तरीका होगा। बिल्कुल सही। रुबीना कायम खानी साहिबा, आप बैठ जाए, किसी को कोई शिकायत है तो हम तो कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो है हमारा। जी बिल्कुल। रुबीना कायम खानी साहिबा, क्विकली। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि देखिए हमने ऐसे इलेक्शंस भी देखे हैं और खुद मैं जो है बहुत सारे चीफ पोलिंग स्टेशंस पे चीफ पोलिंग स्टेशंस रही हूँ और मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं खुद आई विटनेस हूँ कि किस तरह से जो है वो इवन रेंजर्स भी खड़ी होती है, स्पेशली कराची के इलेक्शंस में एमकेएम को किस तरह से माजी में सपोर्ट किया गया और किस तरह से जो है वो उनके जो लड़के हैं वो दंदनाते हुए आते हैं और गन पॉइंट पे जो है हमें जो खासतौर पर जो पोलिंग स्टेशंस पे हम किसी माजी का किस्सा हो गया ना, अब कबूल करना नहीं चाहिए इंतखाबात के नताइज को। जरदारी साहब तो कह चुके जी मुझे पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे कि वो इंश्योर करें कि जो है इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे और इस तरह का माहौल पहले से बनाना चाहिए और इलेक्शन वाले दिन भी जो है वो इस तरह के इंतजाम होने चाहिए। आपने सही कहा और यकीनन इस तरह के इंतजामों की उम्मीद हमें यही है, बल्कि यकीन है। खैर वक्त मेरे पास कम है प्रोग्राम में, एक सवाल आखिरी हारून रशीद अब आपसे। जी मैम, जी पॉइंट आ गया आपका मैम। हारून साहब ये फरमा दीजिएगा जल्दी से कि इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन उस नताइज के खिलाफ और उसके खिलाफ जो है वो अपील्स आती हैं कि जी ये इंतखाब सही नहीं हुआ, इनके धांधली की या कुछ भी किया। मैंने देखा कि बरसों वो अपीलों को फैसला नहीं होता। एक मिसाल सिर्फ दूंगा, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के, वो स्टे ऑर्डर पे मुकम्मल इतना अरसा डिप्टी स्पीकर के तौर पे काम करते रहे और आखिर में आके फिर असम्बली भी तहलील कर दी। तो इस सिस्टम को आप समझते हैं कि कैसे ठीक किया जाना चाहिए या ऑलरेडी उसकी देखिए सिस्टम में ही खराबी है। अगर कोई जिसके खिलाफ ये ऑर्डर हो जाते हैं तो कोर्ट्स का काम है वो डिस्पोजल जल्दी करें, ताकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है या वो इस अपनी सीट से फारग हो गया तो वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। अब जो शख्स आता है इलेक्शन लड़ के ये ऑर्डर भी हो जाता है, ट्रिब्यूनल बनते हैं और 45 डेज या कितने में उनका तो टाइम होता है। एक्चुअली तो लिमिटेशन होनी चाहिए कि इतने दिनों में ये फाइल हो और इतने दिनों में ये डिसीजन। नहीं, लेकिन एक और चीज़ है ना कि वो ट्रिब्यूनल में आपका केस चल रहा है, फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाते हैं उसके ऑर्डर के खिलाफ, जी फॉर्मेशन ठीक नहीं है या मुझे ये एतराज़ है, जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स और अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ के वकला हजरात भी इसमें। लेकिन ना वो फिर जिम्मेदारी कोर्ट्स की है। को जो पिटीशन नहीं बनती, ऑलरेडी एक फॉर्म पे आप गए हुए हैं, वहाँ पे एजिटेट कर रहे हैं, तो दूसरा फॉर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता लीगली। ठीक, तो अगर ऐसा होता है तो वो मैं समझता हूँ कि वो फिर कोर्ट्स की जानब से। आपका विजडम क्या कहती है कि असूली तौर पे कितना जल्दी इस चीज़ का फैसला हो जाना चाहिए, लोगों को पता हो कि उनका हकीकी नुमाइंदा कौन है? देखें ना, ये तो एक महीना या 2 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। ये कोई बंदा ज़्यादा ट्रायल तो नहीं होता ना कि इसमें एविडेंस आनी है, अदरवाइज होना है। ठीक, तो वो जो भी फैक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं और वो कोर्ट्स का काम है डिसाइड करें। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रुबीना कायम खानी साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।